हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग 1833 के चार्टर अधिनियम तक देख लिए थे कि 1833 के चार्टर अधिनियम का क्या क्या प्रावधान है। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में हम बात कर लिए थे पिछले क्लास में। आज बात करेंगे 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के बारे में। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं कि आखिर उसमें कुछ पॉइंट छूट गया था पिछले क्लास में 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम का। तो उसमें क्या क्या पॉइंट था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम का। तो वो जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था उसमें हम मतलब ये बोले थे कि जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था, लेकिन उससे पहले 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन ये जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो अन्य प्रेसिडेंसी है उसको उसके लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार इसी भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। अब पहले बने थे विलियम बेंटिक, पहले बने थे, ठीक है। और ये जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है इसमें हम और बात किए थे कि इसके माध्यम से पहली बार क्या किया गया था, सिविल सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था करने की यहाँ पर शुरू करने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दबाव के कारण इसको बंद कर दिया गया। अब यही जो प्रयास किया गया था पहली बार 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की, इसको आगे ये 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है इसमें शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद और अब आगे देखते हैं ये 1853 अधिनियम का, 1853 का चार्टर अधिनियम का हम बात किए थे। 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है इसमें ये अधिनियम के तहत क्या किया गया, इस अधिनियम का एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है और महत्व भी है कि इस अधिनियम के माध्यम से ये निश्चित कर दिया था कि अब कंपनी का जो भारत पर ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन किया जा रहा है उसको कभी भी उससे छीना जा सकता है। इसमें ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था कंपनी के अधिकार को भारत पर शासन करने। ऐसे अन्य 20-20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था। ये मौका मिल ही गया, 1857 के विद्रोह के बाद तो समाप्त हो ही गया। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका पहला प्रावधान है कि नामजदगी व्यवस्था के स्थान पर महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था। इस अधिनियम का एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि इस अधिनियम के माध्यम से जो कंपनी के अधीन जो महत्वपूर्ण पद होते थे उसमें नियुक्ति हेतु पहले नामजदगी व्यवस्था की व्यवस्था थी। पहले क्या किया जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के जो सदस्य हुए करते थे या जो डायरेक्टर मेंबर ऑफ डायरेक्टर होते थे, जो निदेशक होते थे, वही नाम देते थे, सजेस्ट करते थे कि आप इस आदमी को बना दीजिए, इसको बना दीजिए। मतलब एक तरीका का नामजदगी व्यवस्था चलता था। लेकिन उसको इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई कि आप प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रावधान है और इसी में यही जो है ये जो इसमें क्या इसी अधिनियम के माध्यम से जो है ना 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई ताकि वो जो है इस पर क्या किया, इस पर बढ़िया से इसको देखे समझे और इस पर जो है ना डिसीजन दे, मतलब रिकमेंडेशन करे कि आप क्या ये व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षा को लाना सही होगा या नहीं होगा, या फिर पहले वाला ही व्यवस्था रहने दे, नामजदगी व्यवस्था रहने दे, या फिर क्या है। इसी बात की समीक्षा हेतु ये 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ठीक है। अगला प्रावधान है कि गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसी अधिनियम के माध्यम से जो गवर्नर जनरल परिषद में जो दोनों काम होता था, एक तो भारत पर प्रशासन करने के लिए कानून को लागू कराने का काम भी परिषद का ही होता था और साथ ही साथ कानून बनाने का काम भी यही परिषद ही करते थे। लेकिन अब इस अधिनियम के माध्यम से 1853 के अधिनियम के माध्यम से इसको समाप्त किया गया और इसके स्थान पर बोला गया कि आप जो है ना
आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल का परिषद प्रशासनिक कार्य देखेगा, और यदि उसको विधायिक कार्य देखना है तो उसके लिए 6 नए विधान पार्षद की नियुक्ति की जाएगी और उसको नाम दिया जाएगा उस परिषद में जिसमें 6 नए विधान पार्षद जुड़े, उसको केंद्रीय विधान परिषद। यही से केंद्रीय विधान परिषद का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसको लघु संसद भी कहा गया, केंद्रीय विधान परिषद, जो पहली बार जिसमें 6 नए पार्षद को जोड़ा गया था। इसमें बात करें, इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़ेगा और जिसे विधान पार्षद कहा गया, और जिसमें रह के ये कानून का निर्माण करेंगे उसको केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद। इसी को मिनी पार्लियामेंट यानी लघु संसद भी कहते हैं। तो ये था इसका कुछ प्रावधान, ठीक है ना इसका। अब आते हैं 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ये जो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है, ये अधिनियम तब आया था जब 1857 का विद्रोह हो गया था भारत में। विद्रोह इतना बड़े लेवल पर, इतना ही विकराल रूप ले लिया था विद्रोह कि कंपनी का जो शासन था भारत पर उसको जड़ से उसको उखाड़ दिया था, लगभग उसका जड़ हिला दिया। ब्रिटिश सरकार का जो जड़ था उसको हिला कर रख दिया ये 1857 विद्रोह। तब जो है मजबूरन जो है वहाँ ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश सरकार को कंपनी का जो भारत पर शासन किया जा रहा था उसको छीन लिया गया और उसके स्थान पर आप बोला गया कि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट शासन करेगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रत्यक्ष रूप से शासन होगा भारत पर ब्रिटिश क्राउन का इसी अधिनियम में। और इसके माध्यम से भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। जो आजकल हम लोग देखते हैं वर्तमान में जो मंत्री पद होता है, जिसको अलग अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग उसको विभाग दिया जाता है, और वही सब एक विशेष मंत्री, मतलब कि हर एक मंत्री को अपना विभाग का पूरा जिम्मेदारी दिया जाता है। पूरा उससे रिलेटेड जितना भी निर्णय है, जितना भी कार्य है वो वही करे। तो वही व्यवस्था यही हो जाता है 1858 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। इसको शासन अधिनियम कहते हैं या इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रावधान है कि 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन किया गया। ये जो 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन किया गया, इसमें जो 15 सदस्य होते थे उसमें से 8 सदस्य को ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त किया जाता था